बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की है। ये मुलाकात सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सांसद रावत ने इकबालपुर नागल सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है इसे शीघ्र जल शक्ति मंत्रालय को भेजा जाए ताकि परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल सके। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से दोनों राज्यों की सीमा पर बसे लगभग 5 लाख लोगों को सिंचाई, कृषि और पेयजल के क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही रावत ने लिब्बर हेड़ी नहर के पर स्थित पुराने क्षतिग्रस्त पुल की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की है। उसके पुनर्निर्माण की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि इस पुल की खराब हालत के कारण स्थानीय किसानों और आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच समन्वय और सहयोग बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की सियासत में शेर-ए-गढ़वाल के नाम से मशहूर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत इन दिनों ईडी और सीबीआई की जांच होने को लेकर परेशान दिख रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने बातचीत की है पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से। तो हरक सिंह रावत जी पूर्व कैबिनेट मंत्री इस समय ईडी की लेकर बड़ी सुर्खियों में है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हरक सिंह रावत ही क्यों बार बार टारगेट किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा यार ईडी की इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं पहले जो आपने पहला सवाल किया है कि हरक सिंह क्यों टारगेट किया जा रहा है, भाई नामर्द को कोई थोड़ी टारगेट करेगा। कोई साला जो घर में सोया रहेगा उसको थोड़ी टारगेट करेगा। जिस आदमी से हमेशा टारगेट, मैं तो मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, हमेशा टारगेट वो सैनिक होता है जो सबसे ज्यादा बहादुरी से लड़ता है। जो कमजोर होता है उसको कोई टारगेट नहीं करता। हरक सिंह को इसलिए टारगेट किया जाता है कि हरक सिंह रावत सच को सच बोलता है, 2+2=4 बोलता है। मैं सत्ता के दावा में, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, मुझे जो प्रदेश के जनता के हित में, नौजवानों के हित में जो अच्छा लगता था, मैं लालच में कि मैं मंत्री हूँ, कुर्सी चली जाएगी, मैं हाँ पे हाँ नहीं ठोकता था। आपने देखा होगा मेरा काम करने का तरीका। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं टारगेट पे इसलिए आता हूँ कि मैं जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रदेश के जो मामला हैं, उनको डर रहा है मुझसे। भाजपा ये अच्छा है ना, वो जानते हैं कि ये हमारी कमजोरियों को जानता है। भाजपा के लोग जानते हैं कि हमारी कमजोरियों को जानता है। उनके काम करने के तरीकों को जानता हूँ मैं। वो तो कितने गहरे पानी में उनको जानता हूँ। तो मैं इसलिए वो मुझे टारगेट करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं अभी मीडिया में कहा तो उन्होंने, एक मीडिया के व्यक्ति ने दूसरी तरफ ले गया उस बात को। मैंने कहा भाई देखो, दूध का धुला नहीं है। तो कहा साहब आपने कहा मैं दूध का धुला नहीं हूँ, तो क्या गड़बड़ किया आपने? अरे मैंने कहा भैया दूध का धुलेगा, मतलब ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं कि इंसान है यार, इंसान से गलती हो सकती है। और जहाँ गलती होती है हम स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई। लेकिन जहाँ हम गलत है ही नहीं, मेरा ये सौभाग्य बोलो या मेरे दुश्मनों का दुर्भाग्य बोलो कि वो मुझे ऐसा जगह टारगेट करते हैं, ऐसी जगह टारगेट करते हैं जहां मैं 100% सही होता हूं। 0.1% नहीं, 90.9% नहीं, 100% सही होता। अगर 200% होता तो 200% सही हूं। जैसे मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैं एज एक लेमैन के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पत्रकार हो, जागरूक हो, आप अगर मैं आपसे कोई जमीन खरीदूंगा या आप किसी से कोई जमीन खरीदेंगे, कितने साल का रिकॉर्ड देखोगे? 12 साल, 14 साल, 30 साल, 50 साल का, यही देखोगे ना। और जमीन खरीद लोगे, रजिस्ट्री हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में वो जमीन है। हरक सिंह रावत का दोस्त था, वो था। अब इन ईडी में पता नहीं कैसे कम थे। मैंने उस दिन कहा भाई मेरे ईडी में आप लंबे टाइम पे गए, सवाल हर सवाल का आप जवाब भी दे चुके हैं। मैंने ईडी वालों को कहा, मैंने कहा भाई मेरी अंग्रेजी कमजोर हो सकती है, क्योंकि हमारे टाइम पे कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे। हमने ए फॉर एप्पल, मैंने यही कहा ईडी वालों से, आप विश्वास करो नहीं करोगे। ए फॉर एप्पल हमने 6 में शुरू किया, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, हमने 6 से शुरू किया।
तो जो कॉन्वेंट स्कूल वाले की अंग्रेजी और हमारे अंग्रेजी में थोड़ा कमजोरी हो सकती, लेकिन मैंने कहा मेरी मैथमेटिक्स, मैंने कहा जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था तो सारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उसमें चार्टर अकाउंटेंट नहीं होते थे, वकील नहीं होते थे इनकम टैक्स के, सब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भराने के लिए मेरे पास आते थे। मेरी मैथमेटिक्स में नहीं इतना अच्छी है, मैं पीसीएम ग्रुप का स्टूडेंट रहा हूँ, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ने में बहुत होशियार रहा हूँ। मैंने उस समय ब्लॉक में, हमारे ब्लॉक में बोर्ड होता था, कृष्ण ब्लॉक में टॉप किया मैं स्वर्गीय हेमंत दन बावना जी का गांव का जो स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल देवलगढ़, उसमें जिले में टॉप किया मैंने 8th में। उसमें 8th में बोर्ड होता था, तब बावना जी ने अपने गांव के स्कूल में हाई स्कूल खोला। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का भी टॉपर हूँ, मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय को भी टॉप किया मैंने, और बिना पीएचडी के हायर एजुकेशन कमीशन से लेक्चर लगाऊं आगरा विश्वविद्यालय में। नहीं तो पीएचडी के बिना नहीं लगता लेक्चरर, हायर एजुकेशन। और ऐसे भी नहीं कि मैंने ऐसे फर्जी करके कराऊं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मुझे टारगेट इसलिए करता है कि मैं सही बोलता हूं, लड़ाई लड़ता हूं। मैनेजमेंट की क्षमता है मुझे तो। अब देखो, हम तो मदारी हैं, डुगडुगी मिल जाएगी जहाँ, जैसे डुगडुगी मदारी होता है, डुगडुगी पीटता है तो भीड़ जमा हो जाती, नहीं हो जाती। तो हरक सिंह रावत के अंदर वो खूबी है, हरक सिंह रावत के अंदर वो प्रतिभा है कि कहीं भी डुगडुगी पीट के भीड़ इकट्ठा कर सकता है। राव जी, एक आखिरी सवाल, आज आपने बड़ा ऐलान किया है कि अगर कुछ साबित हो जाता है ईडी की इन चीजों पे तो आप राजनीति से संन्यास लेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा अगर 99.9% नहीं 0.1% भी अगर मैं दोषी निकल गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन उन अधिकारी, चाहे वो नवीन कुमार है ईडी का डायरेक्टर, राजीव जैन है डिप्टी डायरेक्टर, या वो आपका जो है अभय कुमार है जो सहायक हुआ है, हाँ, इनके खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये क्या तमाशा है भाई, तुम जब चाहो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। पढ़े लिखे नहीं है क्या? केवल अंग्रेजी बोलने से कोई सिक्स सेंस नहीं होता। वो कॉन्वेंट स्कूल का जो 2 तीसरे का बच्चा होता है वो अच्छा अंग्रेजी बोल लेता है, लेकिन उसका सिक्स सेंस तो नहीं होता ना जो एक बड़े अनुभवी आदमी का होता है। जो इनका अनुभव होगा, एक कॉन्वेंट स्कूल का बच्चे का थोड़ी अनुभव होगा। फनाडेदार अंग्रेजी बोलने से ये अधिकारी कोई बहुत अनुभवी थोड़ी हो गए। मैंने इनको देखा बेवकूफ है। बिल्कुल, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राजनीति में बड़ी चीज़ साबित हो जाती है, यानी ईडी की जो कार्रवाई उनको पर चल रही है, अगर उसमें कुछ साबित हो जाता है तो फिर राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लेंगे। लेकिन साथ में उन अधिकारियों के खिलाफ जरूर अपील करेंगे कि उन पर भी कार्रवाई हो जिनकी तरफ से ऐसे मुकदमे उनके ऊपर थोपे गए हैं या लगाने का काम किया गया है। कैमरामैन सुनील साथ भाई कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। कांवड़ मेला अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है। अब हरिद्वार में डाक कांवड़ के वाहन हरिद्वार आना शुरू हो गए हैं, जिसमें स्कूटी, मोटरसाइकिल्स, कार, छोटे बड़े ट्रक का डीजे साउंड सिस्टम लगाकर आना शुरू हो गए। अभी तक प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2 करोड़ कांवड़िए कांवड़ उठा के अपने अपने शिवालयों की ओर ले जा चुके हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता विकास चौहान ने बातचीत की है हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र ढोभाल से। क्या कुछ कहा है, सुने जरा। कांवड़ मेला 2025 अब अपने दूसरे चरण में है और जिसकी व्यवस्थाओं के लिए जिस तरह से डाक कांवड़ लगातार आ रही है, उसकी व्यवस्थाएं किस तरह से रहेंगी, उसके लिए जानकारी के लिए हमारे साथ हैं एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र ढोभाल जी। ढोभाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। और सबसे पहले ये कि क्या व्यवस्थाएं अब डाक कांवड़ के लिए? देखिए, हम कांवड़ यात्रा के 3rd पड़ाव पे आ चुके हैं। तीसरा पड़ाव चालू हो चुका है जिसमें डाक कांवड़ लगातार चल रही है। और इस कांवड़ में जो डाक कांवड़ है, इसके लिए हमारे लिए मुख्य चुनौती होती है जो आने वाली जो डाक कांवड़ गाड़ियां हैं उनको व्यवस्थित करना, उन्हें पार्क करना, उनको एग्जिट प्रॉपर तरीके से देना, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो उसको देखना। इसके अनुरूप हमारा पुलिस बल ब्रीफ किया गया है, उन्हें लगाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग अभी बैरागी कैंप में ही हैं और लगातार यहाँ पर गाड़ियों का आगमन लगातार चल रहा है, जिन्हें व्यवस्थित कराया जा रहा है, लगाया जा रहा है। अभी तक करीब 5,500 से ऊपर व्हीकल अभी यहाँ आ चुके हैं, जो अभी, और करीब 1,500 से ऊपर व्हीकल रास्ते में है जो अभी पार्क होने हैं। और मुझे ये उम्मीद है आज शाम तक करीब 10,000 से ऊपर व्हीकल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उनको व्यवस्थित करना, और उसके बाद अगर और व्हीकल की आवश्यकता होगी तो बगल में हमने एक पार्किंग और रखी है, उसको हम लोगों के द्वारा। सर, शहर में देखने को मिलता है कि कई बार शहर की गलियों में भी जो डाक कांवड़िए वो कब्जा जमा लेते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है और शहर के अंदर जाम की स्थिति ना हो इसके लिए क्या है? देखिए, आपने महसूस किया होगा पिछले जब से कांवड़ चला है, शहर को हमने बिल्कुल पूरी तरीके से कांवड़ से मुक्त रखा है। कोई भी शहर के अंदर कांवड़ यात्री को हमने नहीं अंदर जाने दिया है। उनके लिए स्पेसिफिक रूट बनाया गया है। आगे भी ये व्यवस्था चालू रहेगी।
शहर वासियों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने दिया जाए। ये हरिद्वार पुलिस का मेन हमारा मोटिव भी है, इसको हम करेंगे। सर जिस तरह से 2 दिन लगातार आने वाले रहते हैं, काफी क्रूशल रहेंगे, उनके लिए वापस जाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ से पार्किंग से की गई है? देखिए, जो मुख्यतः हमारी पार्किंग्स हैं, खासकर हमारी बैरागी पार्किंग जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इसके साथ ही हमारी लालजी वाला, चमकादड़ टापू, पंदी पार्किंग, जो अन्य पार्किंग है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। उनके लिए जो हमारा रूट प्लान है वो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। जो हैवी व्हीकल्स हैं, बड़े व्हीकल्स हैं, वो बैरागी कैंप में और इसके साथ लगती हुई दक्ष पार्किंग में पार्क किए जा रहे हैं। छोटे व्हीकल के लिए हम लोगों के द्वारा अन्य पार्किंगों को लिया जाएगा और उसी के अनुरूप ही यहाँ से उनका एग्जिट प्लान बनाया गया है। शहर में किसी प्रकार से किसी भी व्हीकल को जाने की अनुमति नहीं है और शहर को इससे बिल्कुल पूरी तरीके से पृथक रखा जाएगा। और एग्जिट प्लान में जो हमारे पुलिस बल है वो लगातार लगा हुआ है, जो रूट व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा। मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल सर, अब तक अगर हम बात करें कि कितना कांवड़िया अब तक यहाँ पर आ गया होगा? देखिए, कल शाम तक के जो हमारे पास आंकड़े थे उसके हिसाब से करीब 2 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्री यहाँ से अब तक जल लेके जा चुके हैं। मुझे आज उम्मीद है करीब ये आंकड़ा 2.5 करोड़ के पार हो जाएगा, क्योंकि कल सबसे ज्यादा, मतलब सिंगल डे में सबसे ज्यादा कांवड़ कल ही उठा है। आज भी ये काफी ज्यादा फ्लो है, तो मुझे उम्मीद है अब लगातार, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और जिस तरीके से इस बार कांवड़ यात्रीगण यहाँ आए हैं, जिस तरीके से उत्साह दिखाया गया है, मुझे उम्मीद है पिछली बार का भी ये रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। ये थे एसएसपी हरिद्वार जो बता रहे थे किस तरह की व्यवस्थाएं डाक कांवड़ को लेकर इस बार रहेंगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। पुलिस को उड़ीसा के रायगढ़ थाने अंतर्गत एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक घर के अंदर घुस करके कुछ गहने और कुछ कीमती सामान को चुराया गया। इसी अनुसंधान के क्रम में कल उन लोगों की पुलिस की टीम हम लोग के थाना क्षेत्र अंतर्गत आई थी। उन लोगों ने सहयोग की अपील की। अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए गठित कमेटी को 21 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा है। वहीं इस कमेटी में संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर, चकबंदी अधिकारी और पुरातत्व विभाग के अधिकारी शामिल रहे। आपको बताते चलें, उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा है कि आए दिन भूमाफिया झील पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि सरकार की मंदिर मेला योजना के तहत इसको संरक्षित कर लिया गया। वहीं इनको संरक्षित करने का जिम्मा पुरातात्विक विभाग को दिया गया है, लेकिन अभी तक जांच कमेटी के जरिए 2020 से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। काशीपुर में द्रोणा सागर नाम से एक जगह है, जो कि एक लेक है और तकरीबन 30 से ज्यादा टेम्पल सराउंड हो रखे हैं इसमें। 2018 में भी एक पीआईएल गई थी और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन कर दी गई है। उसका कंट्रोल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है और अभी भी उस पर रेगुलर इंक्रोचमेंट है। यहाँ तक कि 2018 में हाईकोर्ट के ऑलरेडी डायरेक्शन था कि ये जितनी भी इसकी इनकम होती है वो एक बैंक अकाउंट ओपन होगा और 3 मेंबर्स कमेटी गठित की 2020 में डीएम ने, बट आज तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है, वहाँ इंक्रोचमेंट हो रही है उस प्रॉपर्टी पे, जो कि बहुत एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। वो लेक महाभारत के टाइम से मान्यता ये है कि कौरवों और पांडव ने वो गुरु दक्षिणा के नाम पे, गुरु दक्षिणा के रूप में वो द्रोणाचार्य जी को दी थी। तो इसलिए काफी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, बट ग्राउंड रियलिटी में वहाँ इंक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ जाके शराब पी जा रही है। तो इन सब से पीड़ित होके तो कुछ ग्रीवेंसेस है जो हमने जनहित याचिका रूप में ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखे। ऑनरेबल कोर्ट ने मंडे को पर्सनल अपीयरेंस के लिए बोला है। जो वो कमेटी के 3 मेंबर्स थे उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए मंडे को दोबारा से लिस्ट करी। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम में कहा है, आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आज देश ने सहकारिता के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हुआ है। हम उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का 3रा ग्राउंडिंग समारोह कर रहे हैं। देश प्रदान किया है, यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। इतना ही नहीं, आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज देश ने सहकारिता के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और
देश में समग्र विकास की दिशा में मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार हुआ है। भाइयों बहनों, आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके साथ ही आज हम 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बंदरों के बढ़ते आतंक से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने मथुरा की एक संस्था के साथ मिलकर बंदर पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। अभियान की शुरुआत आज वार्ड 5 पाली क्षेत्र से हुई है, जहां पर हाल ही में एक बंदर ने लोगों को घायल कर दिया था। यह अभियान अब हर रोज जारी रहेगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही नगर निगम ने सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंश को हटाने की भी योजना बनाई है। हल्दूचोड़ में एक नई गौशाला तैयार की जा रही है, जिसमें अगस्त के अंत तक शेड का निर्माण पूरे तरीके से कर लिया जाएगा। इसके बाद हल्द्वानी की सड़कों से अब सभी आवारा गौवंश को उठाकर इस गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सड़कों पर घूम रहे हैं, उसको लेकर निगम ने लगातार अभियान चलाया। हमारी गौशाला की जितनी क्षमता थी उतने गौवंश हम लोग सड़कों से उठा चुके हैं। इसके बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी गौशाला के सेकेंड फेज़ के लिए पैसा रिलीज़ किया है। भूमि पूजन हो चुका है। हम लोग ने आग्रह किया है कार्यदायी संस्था से अगस्त लास्ट तक वो हमको इसके शेड बनाकर दे देंगे, और जैसे ही हमारा ये शेड निर्मित होगा, हम लोग का एक मेन उद्देश्य रहेगा कि हम जो हल्द्वानी की सड़कों पे जितने भी आवारा गौवंश हैं, एक एक उनको उठाकर हम आश्रय दें। ये हमारी प्राथमिकता में होगा। इसके अलावा शहर में बंदरों का आतंक भी लगातार हो रहा था, और इसको लेकर भी वार्ड 5 में विशेष रूप से अभी बंदर ने अटैक करके एक व्यक्ति को काट भी लिया था। तो उसमें हम लोगों ने पहले तो वन विभाग से इसमें वार्ता करी, और डीएफओ साहब ने इसमें हमें एक पिंजरा भी उपलब्ध कराया। लेकिन इसके लिए कि प्रॉपर जो ट्रेन टीम होती है वो मथुरा की बताई गई। उसके बाद हम लोग ने उनसे कांटेक्ट किया है, वो आज नगर निगम में आ चुके हैं। उनके साथ हम अनुबंध कर रहे हैं। शहर के जितने भी बंदर हैं इस तरीके से जो जिन्होंने आतंक फैलाया है, जो काटने वाले हो गए हैं, उनको इसमें पकड़ना। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। यह उत्सव 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किए गए 3.56 लाख करोड़ रुपए के एमयू में से 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग पूरी होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निवेशक, उद्योगपति और स्थानीय लोग शामिल रहे। खबर देहरादून से है, जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए हैं, तो वहीं अभी भी कई ऐसे काम हैं जो गतिमान हैं। वहीं हर साल यहां पर बरसात के मौसम में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में बेहद परेशानी उठाना पड़ती है। बीजेपी विधायक खजान दास भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह काम किया जाना चाहिए था वो उस रूप में नहीं हुआ है। दरअसल आपको बताते चलें कि ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। ऐसे में उनके जरिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत किए गए विकास कार्य विधायक ने अधिकारियों के साथ बाकायदा बैठक की है। खबर रामनगर से है, जहां पर नंदपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते एक युवक गांव में बनी पानी की टंकी के ऊपर
से कूदकर आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहीं युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों से के सूचना पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। युवक को नीचे उतारने का प्रयास किया गया। लोगों की काफी समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारा गया। वहीं पीड़ित युवक के परिवार का कहना है कि पूर्व प्रधान ब्रजेश कुमार और प्रॉपर्टी डीलर जोगिंदर भंडारी के जरिए उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार का कहना है कि दोनों लीडर पुलिस के साथ मिलकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल सिंह और मान सिंह दोनों भाइयों के बीच में विवाद चल रहा है। पुश्तैनी विवाद है, पुश्तैनी जमीन को लेके विवाद है। दोनों का आधे आधे का मैटर था। तो ताऊ ने हमारे साथ धोखा करके आधी से ज़्यादा ज़मीन बेच दी। उन्होंने बेच के वो लोग चले गए हैं। अब इन लोगों ने स्टे होने के बावजूद इन लोगों ने ज़मीन खरीदी है। ज़मीन खरीदने के बाद हमने दाखिल खारिज नहीं होने दिया, आपत्ति लगा रखी है। ब्रजेश कुमार पूर्व ग्राम प्रधान लक्ष्मीपुर बनिया और ये जोगिंदर। खबर रुड़की से है, जहां पर शिव के भक्त राम अवतार नोएडा से आकर मोहम्मदपुर के शिव मंदिर में 11 जुलाई से 12 जुलाई तक लगातार भंडारा कर शिव जी के भक्तों की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वर्ष ये भंडारा चलाया जा रहा हो, बल्कि पिछले 18 वर्षों से लगातार यहां पहुंचकर पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान ये भंडारा चलाया जाता है। भंडारा चलाने वाले नोएडा निवासी राम अवतार का कहना है कि कोरोना काल के 2 सालों को छोड़कर वो पिछले 18 सालों से यहाँ पर आकर शिव भक्तों की सेवा में जुटे रहते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ मेला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और हरिद्वार में डाक कांवड़ के वाहन, जिसमें स्कूटी, बाइक, कार और बड़े ट्रक शामिल हैं, डीजे साउंड सिस्टम के साथ पहुंचने लगे हैं। प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 2 करोड़ कांवड़ियों के द्वारा गंगाजल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना हो चुके हैं। हर दिन 40 लाख श्रद्धालु हरिद्वार से पैदल कांवड़ प्रस्थान कर रहे हैं। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेन डोभाल ने जानकारी भी दी है। डाक कांवड़ के वाहनों को शहर के बाहर बनाए गए पार्किंग स्थलों पर रोका गया हो चुकी है। जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग अभी बैरागी पे ही खड़े हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में डाक कांवड़ के रूप में यहाँ पर वाहन आ रहे हैं और जिन्हें व्यवस्थित रूप से पार्क कराया जा रहा है। जो पैदल कांवड़ है, कांवड़ पटरी में वो उसकी संख्या घटी है, करीब 50% के आसपास वो आ गई है और हमें उम्मीद है आज शाम तक या कल सुबह तक हमारी पैदल कांवड़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो उसके बाद डाक कांवड़ हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारियाँ हैं, सभी जगह पर फोर्स को लगाया गया है। डाक कांवड़ के हिसाब से ही जो हमारा पुलिस बल है उसको व्यवस्थित किया गया है। मुझे उम्मीद है ये फेज़ भी बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इस पे हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं और पर डे का हम फीड लेते हैं। जैसे पिछले 3 दिन से लगातार करीब 69,000 से लेकर 70,000 तक व्हीकल एंट्री कर रहे हैं, जो हमारे अलग अलग टोल बैरियर से हैं और एग्ज़िट अभी इस समय कम है। अभी हमारे पास एट ए टाइम हरिद्वार में या हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश की ओर को जो जाने वाला जो ट्रैफिक है उसका एक अनुमान अभी हमारा लगाया गया है। जो अभी एंट्री किया है, जो अभी बाहर नहीं निकला है, करीब 2.5 लाख से ऊपर व्हीकल अभी हमारे इस समय हैं और इस पर संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जैसे आज सुबह से अभी तक का जो हमारा आंकड़ा है, बैरागी कैंप करीब हमारे 5,000 से ऊपर व्हीकल अभी तक आ चुके हैं और जो व्हीकल आने हैं 1,500 व्हीकल अभी सड़क में है। तो मेरे ख्याल से बैरागी कैंप के अंदर ही अंदर करीब 7,000 के आसपास व्हीकल अभी आ गए। आज रात को संख्या मुझे लगता है 10,000 के। खबर रुड़की से है, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता को डराकर रंगदारी मांगने वाले हिंदू संगठन के कथित नेता को भगवानपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दरअसल सहारनपुर जिले के बीजेपी के वरिष्ठ नेता साहब सिंह पुंडीर और उनके भाई योगेश पुंडीर के साथ पिछले कुछ दिनों से खुद को हिंदूवादी संगठन का नेता बताने वाले छुटमलपुर के पंकज भैया नाम के शख्स ने दबाव बनाकर रंगदारी और ब्लैकमेलिंग करने में लगा हुआ था। परेशान होकर नीरज ने भगवानपुर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पंकज सैनी उर्फ पंकज भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।